और सबसे पहले जो है इंडेक्स लिख लो, कंटेंट या इंडेक्स करके लिख लो कि हम लोग क्या क्या करते आ रहे हैं, वो आप लोग टिक करते आना। और इंडेक्स ये अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसके शुरू में या तो A4 साइज में स्टिक कर देना, स्टेपल कर देना, या जो भी आपकी नोटबुक है उसमें शुरू में आप वो कर देना इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स बना लेते हैं आज। एक काम पहले ये करना है शुरू में, और लिखते आना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि टॉपिक कितने कितने करने हैं हमें। तो सबसे पहला लिखो important events, important events from 1857 to 1947। पहला इंडेक्स ये बनाओ आप लोग, important events from 1857 to 1947। 1947, ठीक है। आज हम लोग उसी से शुरुआत करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1857 टू 1947। ठीक, देन सेकंड लिखिएगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। सोशियो रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी। इसमें हम लोग सारे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यम बंगाल मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, रहनुमाई मस्जिद सभा, सारे इसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, देन थर्ड आपका लिखिए टॉपिक, आपका गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, एंड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देन उसके बाद लिखिए फोर्थ टॉपिक आपका, फोर्थ टॉपिक आपका लिखो लोअर कास्ट मूवमेंट। फोर्थ टॉपिक आपका लोअर कास्ट मूवमेंट। ठीक है, लोअर कास्ट मूवमेंट्स। देन फिफ्थ लिखिए ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स। देन सिक्स लिखिए लेबर मूवमेंट्स, लेबर मूवमेंट्स। देन सेवन लिखिए आपका पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट यानी कि आपके फार्मर्स जो मूवमेंट हो गए, पीजेंट, पीजेंट मूवमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे हमारे पीजेंट मूवमेंट्स हैं, वो भी हमको पढ़ने होते हैं। पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट। हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक, फिर एक टॉपिक लिखिएगा आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डैनिश। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी पूरा लिख दो, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, एक टॉपिक हमारा हो गया एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। देन उसके बाद अगला लिखिए, नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये 9 टॉपिक आपका होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। उसमें हम लोग जो उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, कई तरीके के जो रेवेन्यू सिस्टम इंप्लीमेंट किए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। देन 10th टॉपिक लिखिए एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। काफी रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स यहाँ पे करके गए हैं भाई, एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। फिर उसके बाद 11th टॉपिक लिखिए जो कि अगर हम लोग जो इसके पहले का जो हमने टॉपिक खत्म किया है इंडियन पॉलिटी, कई टीचर्स या कई बुक्स उसको उसमें पढ़ाते हैं, पर मैं इसको इसमें प्रेफर करता हूँ, और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग चार्टर एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए बुक्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। इस समय काफी पब्लिश किए गए थे, तो उनकी एक लिस्ट तैयार करनी होती है हमको, वो करेंगे बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। फिर 13th टॉपिक अपना लिखो, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स हमारा हो गया होगा। लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, लीडर्स ऑफ मॉडर्न, लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जैसे गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग, एक एक लाइन में कौन सी बुक्स थी, पहला जो सत्याग्रह था कहाँ किया था, ऐसे ही अम्बेडकर जी के बारे में हो गया, ऐसे ही आपके क्या क्या कहते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो गया, खान अब्दुल गफूर खान के बारे में हो गया। तो कभी कभी एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आ जाते हैं, लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये आपका 13 टॉपिक हो गया। देन उसके बाद आप कैसे पर्सनैलिटीज जो होती हैं, देन हिस्ट्री रिवॉल्ट हमारा हो गया, इंपॉर्टेंट लिखा दिया। ठीक ठीक, बाकी एक कर 14 टॉपिक आप लिख दीजिए, जो कुछ बचेगा वो हम लोग किसके अंदर कर लेंगे, मिसलेनियस। ठीक है, 14 टॉपिक आप लिख दे दो, मिसलेनियस लिख दिया। ठीक है आयुषी, अरुण, यस सर। ठीक, अरुण हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे हमारे टॉपिक्स हो गए, लगभग कितने आप कह सकते हो, 14 टॉपिक। ठीक, चलो अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग शुरू करेंगे। अब देखो इतना डिटेल में मैंने क्यों करा रहा हूँ, मैंने उस दिन भी बोला था, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं तो हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया है उसका हमेशा वेटेज ज्यादा रहता है, यानी कि लगभग मान के चलते हो 70% के करीब। ठीक है, बाकी 30% जो वेटेज है क्वेश्चन का वो फिर एंशियंट इंडिया से और फिर मिडिल इंडिया से लोग पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो 70% वेटेज वाला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, पहले उसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो कर रहे हैं चैप्टर, आज शुरुआत हेडिंग डाल दो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947। इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947। अब इसमें दो कॉलम क्रिएट करो, पहले पहले हम खाली इवेंट करेंगे, ये याद रखना जरूरी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख दीजिए इवेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ईयर, यहाँ पे आपका हो गया ईयर। ठीक है, चलो तो सबसे पहला इवेंट जो शुरुआती जिससे हम लोग करते हैं हमेशा हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में ज्यादातर टीचर्स पहले हिस्ट्री को पढ़ाते हैं, क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और राइट हैंड साइड पे लिख दो वही ईयर 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और राइट हैंड साइड पे लिख दिया 1857। तो ये आपका पहला इवेंट हो गया। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में अगर एमसीक्यू की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और काफी हद तक कुछ इसमें क्वेश्चन जो है मेंस में भी बन जाते हैं, कोई भी अगर आप देखें तो। देन दूसरा आपका लिखिए, सेकंड जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें ईयर लिखिए 1885, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, 1885, 1885। देन उसके बाद अगला टॉपिक, अगला लिखिए इवेंट जो है वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। अगला टॉपिक जो है वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, ये आप लिखिए 1893। ये कुछ पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो गए थे इस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ठीक है, देन चौथा इवेंट लिखेंगे आप लोग, फोर्थ इवेंट लिखिए आपका शिवाजी, ओ सॉरी, ये क्या कहते हैं, गणपति महोत्सव, गणपति, गणपति महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, गणपति या गणपति महोत्सव,
गणपति महोत्सव। इसमें कई बुक्स में डेट अलग अलग मिलती है, पर जो स्टैंडर्ड एक मिलता है 1894, 1894। और यहीं पे एक स्टार बना के लिख दो, या यहाँ स्टार बना के लिख दो आप, बाई बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक, बाई बाल गंगाधर तिलक। फिर पांचवा लिखिएगा आप लोग, आपका शिवाजी महोत्सव, शिवाजी शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव। इसमें भी लिखिए भाई 1896 लिखिए राइट हैंड साइड पे, 1896, और लिख दीजिए बाई बाल गंगाधर तिलक। ये भी जो था वो बीजी तिलक साहब ने शुरू किया था, बीजी तिलक साहब ने शुरू किया था शिवाजी महोत्सव। अगर हम इन दोनों, हाँ अरुण क्या बोल रहे हैं? शिवाजी महोत्सव किसके साथ किया? 96, 96 एक साल बाद में। कई 96। बुक्स, हाँ कई बुक्स में 95 भी लिखा है, पर एनसीईआरटी में 96 लिखा हुआ है, वही फॉलो जी करेंगे। सर। तो और सर ये किसने स्टार्ट किया सर? बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अच्छा, अब दोनों इंसिडेंट की खासियत ये है कि जो गणपति महोत्सव है, आपने देखा होगा आज भी मनाया जाता है, अब तो पूरे भारत में मनाते हैं। जी ये जो सर। उस समय का जो कॉन्सेप्ट था, बीजी तिलक साहब ने जो गणपति महोत्सव शुरू किया गया था, इतिहास कहता है कि ही वाज टू ट्राई टू व्हाट टू इंक्रीज द फ्रेंडशिप बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। गणपति महोत्सव एक सिंबॉलिक सिंबल के तौर पे शुरू किया गया था कि इसमें दोनों जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिससे उनके बीच में और जो जो एक तरीके का भाईचारा है वो बढ़े। शिवाजी महोत्सव बीजी तिलक साहब ने इस ऑब्जेक्टिव से शुरू किया गया था कि जो मराठास की जो लेजेंड हिस्ट्री है उसके बारे में जो यंग जनरेशन है उनको पता चले, या जो एग्जिस्टिंग जनरेशन उस समय की है उनको शिवाजी के बारे में पता चले, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब 1707 में आपका किसकी डेथ हुई, आपके औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो उसके बाद से मुगल जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और उसके रिप्लेसमेंट में आपके कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स आ गए थे मेन तौर पे। वैसे अगर हम देखें, ब्रिटिशर्स भारत में पहली बार करवाए, अगर हम ये लिखते हैं 1707 में मुगल के मरने के बाद, मतलब आपको ये समझना है कि मुगल का डिक्लाइन शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो है वो डोमिनेंसी हमारे भारत में शुरू हो गई थी। लेकिन ब्रिटिशर जो थे वो 1707 में से पहले ही यहाँ भारत में आ चुके थे। लगभग लगभग अगर आप मान के चलो राउंड फिगर में, तो 1608 में जो थे वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे भारत में एंट्री कर चुके थे एज अ ट्रेडर के तौर पर। कि भाई उनको फैक्ट्री खोलने की मतलब परमिशन उन्होंने पहली बार मांगी, लेकिन मिली उनको कब? जाके 1611 में। तो हम आप एक डेट मान के चलना है कि 1608 से लेकर मोटा मोटा 1707 तक, यानी कि 100 ईयर्स तक, तो आप ये मान के चलो कि ड्यू टू दी वॉट औरंगजेब, और फिर उसके कह सकते हो कि पहले शाहजहां हो गए, जहांगीर हो गए, ये लोग बहुत ही कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग मुगल्स हुआ करते थे। और ड्यूरिंग देयर टेन्योर, इन तीनों के टेन्योर के दौरान, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां, मुगल्स ने कभी भी अपना कह सकते हो प्लान था या जो भी उनका रहा हो, कई हिस्टोरियन भी इसमें बहुत डिवीजन है कि वो क्या चाहते थे भारत से। तो 100 सालों के अंदर उन्होंने, जब तक औरंगजेब मर नहीं गया 1707 में, उन्होंने अपने आप को एज अ ट्रेडर के तौर पर ही, एज अ बिजनेसमैन के तौर पर ही मुगल्स के सामने प्रेजेंट किया। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब मरा, और उसके बाद जितने भी मुगल्स किंग आए वो बहुत ही कमजोर मुगल किंग थे, और धीरे धीरे भारत से उनकी पकड़ कम होती गई, और ब्रिटिशर्स को ये मौका मिलता गया कि वो अपनी पकड़ को क्या करें? इंक्रीज करें। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ब्रिटिशर्स ने 1707 से लेकर, जो भी मैंने बताया कि भाई आपका क्या 1896 में, सॉरी 94 में, और फिर उसके बाद 96 में आपके तिलक साहब ने जो है वो शिवाजी जो है महोत्सव शुरू किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिशर्स ने इन 100 सालों के अंदर अंदर, या आप कह सकते हो 100 सालों से ज्यादा हो गए, लगभग लगभग 200 सालों के अंदर अंदर, जो हमारा एक कल्चर था, या जो हमारी हिस्ट्री थी, गुप्तास के बारे में, मौर्यंस के बारे में, जो आपके नीचे साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी है, चोल है, चालुक्य है, सातवाहन डायनेस्टी है, जिन्होंने इतने इतने ग्लोरियस क्या बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं,
और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कहते हैं कई जो टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया के, उनका इतना फाइन आर्किटेक्चर है, साथ ही साथ वो ज्योग्राफी के और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही यूनिक बनाए गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इजिप्ट का जो पिरामिड है, या हम कई और जो यूरोपियन बिल्डिंग्स हैं उनकी बड़ी वो करते हैं, गुणगान करते हैं, पर उससे अच्छा आर्किटेक्चर साइंस के नजदीक हमारा आर्किटेक्चर था। ठीक है, लेकिन इन 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने हमारा सारा जो कल्चर था, हमारा जो सारा ग्लोरियस हिस्ट्री था, वो सबको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। और 200 साल का मतलब आप मान के चलो कितनी पीढ़ी हो गई, लगभग लगभग आप 2 पीढ़ियां या 3 पीढ़ियां मान के चलो। तो 3 पीढ़ी बीत जाने के बाद जो चौथी पीढ़ी उस समय की रही होगी, 1896 के आसपास रही होगी, वो तो अपना सारा इतिहास भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किताबें फटवा दी, स्कूलों में पढ़ाई जो है वो मतलब हमारी जो कल्चर, मतलब जो हमारी हिस्ट्री की पढ़ाई थी वो नहीं पढ़ाया करते थे। वो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के बारे में, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनके बारे में पढ़ाया करते थे। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया करते थे, अपने बारे में बताते थे कि हम लोग जो, यानी कि हम ब्रिटिशर्स यहाँ आए हैं भारत में, और हमारे आने से तुम लोग जो है, पहले तुम लोग क्या थे, ये ब्रिटिशर्स कहते थे कि तुम लोग बारबेरियन थे, जंगली थे, तुम्हें अगर सिविलाइज किसी ने बनाया है तो हमने बनाया है। जैसे अभी आप देखो, कई लोग, कई किताबों में क्या लिखा हुआ है कि जो आपका ये सिविल सर्विसेज है, ठीक है, ये किसका दिया हुआ है फ्रेम, कहते हैं कि ब्रिटिशर्स देखे गए। ठीक है, नो डाउट वो देखे गए हैं, लेकिन आज जो सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है कि भाई एक आपका डीएम होता है, एसडीएम या चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, ये सारे के सारे जो हिरार्की थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। अगर आप कहाँ चले जाओ, मौर्यन एम्पायर में अशोका के जो स्क्रिप्ट है उसमें साफ साफ दे रखे हैं सारे ऑफिसर्स के नाम, कि जंगल का कौन होगा, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सिक्योरिटी का जिम्मा किसका होगा। तो ये कहना है कि ब्रिटिशर्स हमको ये सिखा के गए हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, बिल्कुल गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन क्या करेगा, कैसे ऑफिसर काम करते हैं, कैसे उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, ये सब कुछ हमारे जो एंशियंट इंडिया के राजा महाराजा थे वो करते आ रहे थे। पर मैंने बोला ना कि वो जो 200 सालों का इतिहास है, स्पेशली 1707 के बाद से, वो इन्होंने सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो 1896 में बीजी तिलक ने थ्रू शिवाजी महोत्सव, जैसे आप तीनों ने वो सुना है अष्टप्रधान, ये नाम किसी ने सुना आपने से, अष्टप्रधान? हाँ, अष्टप्रधान किसी ने सुना है नाम? नो सर, नो। नहीं सुना? ठीक। नो सर। अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी ने अपने मंत्रियों को बनाया था, 8 लोगों को अष्टप्रधान, यानी कि कह सकते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। जैसे उसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके नीचे कॉमर्स मिनिस्टर अलग थे, फाइनेंस मिनिस्टर अलग थे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर अलग थे, जज अलग हुआ करते थे, सेनापति अलग हुआ करते थे। तो वही चीज बीजी तिलक जो है उस समय की जनरेशन को समझाना चाहते थे कि आप टोटली ब्लाइंडली ब्रिटिश को फॉलो मत करो। शिवाजी महोत्सव मनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मराठास थे उनकी अपनी अलग एक आइडियोलॉजी थी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आज, और मैं किसी और रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि उनका रिलीजन जो है इतना एडवांस नहीं है, बट हमारे यहाँ जितने भी हमारे यहाँ वो हैं, क्या कहते हैं, कह सकते हो सेरेमनीज हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, सुबह क्या करना, सूर्य नमस्कार करना। तो सूर्य नमस्कार का जो लॉजिक है, धर्म तो बाद में है, पर उसका जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ज्यादा है, और अब तो योगा के थ्रू सबको प्रूफ हो गया है। उसी तरीके से क्या करना, हमेशा तांबे के गिलास में पानी पीना, या जितने भी आप हाथों हाथों में जो धागा बांधते हैं या जनेऊ बांधते हैं, वो सब आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे धर्म जो है उसमें साइंटिफिक चीजें ज्यादा है, ज्यादा के लगभग हर एक्ट जो आप करते हो कल्चर में, जैसे यज्ञ करते हो तो यज्ञ में जो सामग्री यूज होती है वो क्या होती है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल होती है। और वो बात सच भी होगी, बाद में प्रूव कर दिया वेस्टर्न साइंस ने कि यज्ञ में जो भी सामग्री यूज करते हैं हिंदू लोग, वो सारी की सारी वायरस को मार देती है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में होता है, बैक्टीरिया को मार देती है। तो बात तो ये होगी ना, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा हमारा आपने देखा होगा नीम का पेड़, उसके मेडिकल वैल्यू हम लोग को बहुत पहले से पता थे, चाहे उसकी जड़ हो, तना हो या पत्ती हो। अब जाके साइंस कह रहा है कि नहीं, इसके बहुत सारे मेडिकल वैल्यूज हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला लिखिएगा इवेंट में, जो इवेंट वाला सेक्शन है आपका, सॉरी इवेंट वाला सेक्शन, उसमें देखो बंगाल पार्टीशन। देखिए, बंगाल पार्टीशन या पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल
पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसमें लिख लो राइट हैंड साइड पे आपका 1905 बंगाल पार्टीशन। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में आता है एग्जाम में। बंगाल पार्टीशन 1905। इंडेक्स में नंबरिंग डालते रहना, मैं तो थोड़ा छूट गया है, पर आप लोग नंबरिंग भूलना नहीं। देन उसके बाद अगला लिखिए, बंगाल पार्टीशन के बाद आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ये लिखिए 1906। देन उसके बाद अगला लिखो सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट 1907। सूरत स्प्लिट 1907। देन उसके बाद लिखिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये आप लिखो 1909। 1909। देन उसके बाद लिखिए दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, ये लिखिएगा 1911। 1911। देन उसके बाद लिखिए, दिल्ली दरबार हो गया सबका। देन उसके बाद लिखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आप लिखिए 1914। 1914। देन उसके बाद लिखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामा कामागाटा मारू, MARU। ठीक है, कामागाटा मारू इंसिडेंट, ये भी लिखिएगा 1914। देन उसके बाद लिखिए लखनऊ पैक्ट। लखनऊ लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, ये लिखिए 1916। 1916। देन उसके बाद लिखिए होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, ये भी लिखिए 1916। होम रूल मूवमेंट 1916। देन उसके बाद मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, ये लिखिए 1917। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917। देन उसके बाद रॉलेंट एक्ट। रॉलेंट एक्ट, ये लिखिए 1919। रॉलेंट एक्ट 1919। दिव्या, यहाँ तक तीनों ने कितने हो गए इंसिडेंट? जी सर। Yes, sir. 16. 16। ठीक, उसके बाद लिखिएगा रॉलेंट एक्ट के बाद आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। देन उसके बाद लिखिए ये आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। देन उसके बाद लिखिए स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923। 1923। देन उसके बाद लिखिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अच्छा, इंडेक्स में अब एक दो चीजें छूट गई थी इंडेक्स में, आ जाओ क्योंकि मुझे अभी याद आया, वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गई थी। जहां मिसलेनियस लिखा उसके बाद लिखो एक आपका लिखिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसमें जितने भी आपके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, इन सब के जितने मूवमेंट है वो पढ़ते हैं। और लेफ्टीज मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में वामपंथी बोलते हैं, आज आप नाम सुनते भी होंगे,
लेफ्टीज मूवमेंट, LEFTIST, लेफ्टीज मूवमेंट। लिख दिया? यस सर। ठीक। आयुषी, श्री, लिख दिया? Yes, sir. Sir, कितने कितने हो commission का गए? year क्या है? हाँ, एक मिनट। कितने इंडेक्स में कितने हो गए? सर मिसलिनियस पकड़ के 16. 16। 16 है ना? ठीक। हाँ, साइमन कमीशन लिखिएगा आपका 1927 में बना था, लेकिन भारत जो है ये 2028 में आया था। अभी मैं सब क्लैरिफाई कराऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बीच में आपका काकोरी ट्रेन जो है डकैती हुई थी। आपने नाम सुना होगा, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में आपकी हुई थी। तो अभी मैं इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम जितने मूवमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे या तो गांधीवादी मूवमेंट है या तो आपके नॉन वायलेंस मूवमेंट है। ठीक है? तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जब मैं कराऊंगा तो उसकी लिस्ट अलग से बनेगी, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हुई पूरे हमारे भारत में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो अलग अलग लिस्ट बनेगी। अच्छा, साइमन कमीशन आपका हो गया कब? 1927। देन उसके बाद साइमन कमीशन के बाद लिखिए नेहरू रिपोर्ट। नेहरू नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। देन उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद लिखिए आपका फर्स्ट, सॉरी, CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देन उसके बाद लिखेंगे आप लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, CDM बोलते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसके आगे एरो बना के लिखो ये कब से कब तक चला, 1930 से लेकर 1934 तक। ठीक है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। देन उसके बाद अगला लिखिएगा फर्स्ट RTC, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके आगे लिख दो 1930, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। देन उसके बाद लिखिए आपका गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है? गांधी इरविन पैक्ट, ये लिखिएगा 1931। गांधी इरविन पैक्ट 1931। देन उसके बाद लिखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। देन उसके बाद लिखिए कम्युनल अवार्ड। ये शायद आप लोगों ने नाम सब सुने हो जो मैं दिखा रहा हूं अभी। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड ये लिखिएगा 1932। उसके बाद लिखिएगा पूना पैक्ट, पूना पैक्ट पूना पैक्ट ये लिखिए 1932। 1932। देन उसके बाद लिखिए थर्ड, ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें लिखिए 1932। ठीक है? तो आप देखो खास तौर पे 1930 से लेकर 1932 के बीच में कितने इंसिडेंट हो रहे हैं ऑर्डर वाइज? यहां सबसे ज्यादा वो घुमाते हैं क्वेश्चन। कितने मिलते हैं इंसिडेंट ऑर्डर वाइज, या कितने टोटल? 7। तो कैसे? बड़ा आसान तरीका है यहां से यहां तक कि आजकल 32 के बीच में आपका सबसे पहला बाय डिफॉल्ट क्या शुरू होगा? CDM। फिर क्या होगा आपका? फर्स्ट RTC। ठीक है? फिर उसके बाद यहां पर सेकंड RTC, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा? कौन सा इंसिडेंट? गांधी इरविन पैक्ट। क्योंकि कहानी बता दूं, मैं दोबारा बताऊंगा, जब CDM मूवमेंट शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि भाई हम अब ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है? ना ही उनके बुलाने पे कहीं जाएंगे, ना ही उनकी कोई मीटिंग को ज्वाइन करेंगे।
CDM का ऑब्जेक्टिव ये था। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि लंदन में की गई, ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस आए, बात करें, कि अपनी डिमांड रखें, तो कांग्रेस पार्टी वहां गई लंदन में। तो क्या हुआ भाई कि फर्स्ट RTC पूरी तरीके से फेल हो गई। और फिर इरविन साहब उस समय क्या थे, ब्रिटिश इंडिया के वॉइसरॉय थे। तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, हम लोग करेंगे आगे चल के। और तब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कौन गया, गांधी जी लंदन गए। उसके बाद थर्ड RTC हुई थी, और थर्ड RTC के बीच में दो इंसिडेंट हुए थे। कौन से? एक आपका कमनल अवार्ड, और दूसरा क्या था, पूना पैक्ट। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बस आपको अगर कभी भूलो तो दो राउंड टेबल के बीच का इंसिडेंट याद रखना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में गांधी पैक्ट, और सेकंड और थर्ड के बीच में कमनल अवार्ड और पूना पैक्ट। ये कई बार अलग अलग टाइप के MCQ क्वेश्चन में जंबल करके ये लोग पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है अशी, अरुण, शिवी, समझ में आ गया किस तरीके से पूछ रहे हैं? Yes, ठीक है, sir. थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। चलो वापस आते हैं अपनी लिस्ट में। हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। फिर अगला लिखिएगा इवेंट वाले सेक्शन में, ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर, ये लिखिए 1940। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर 1940। देन उसके बाद लिखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये भी लिखो 1940। अब इस सबके बारे में जब कहानी बताऊंगा, लिखाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। फिर लिखो भाई डिमांड ऑफ पाकिस्तान। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब क्या हो रहा है, टूटने की कगार पर आ रहा है पाकिस्तान। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान टूटा तो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए होगी, इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है अगर पाकिस्तान एक फेल नेशन बन गया, तो ध्यान रखना। डिमांड ऑफ पाकिस्तान 1940। तो जहां हम कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो, आज मैं पढ़ रहा था, 146 करोड़ हो जाएगी जून तक। मई जून तक हमारी 146 पहुंच जाएगी। तो अगर पाकिस्तान टूटा तो आप मान के चलो कि लगभग लगभग वहां की आधी पॉपुलेशन जो है भागकर कहाँ आएगी, इंडिया की तरफ। और एज अ व्हाट, ह्यूमन, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, हमको उनको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, असाइलम। यानी कि जो क्या होते हैं आपके कैंप, राहत कैंप जो होते हैं बॉर्डर्स पर, पूरा आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वहां पे लगाना पड़ेगा हमें कैंप। और फिर हमको उनको देना पड़ेगा फूड एंड वाटर एंड शेल्टर। ठीक है, तो मान के चलना आधी पॉपुलेशन का मतलब ये है कि लगभग लगभग 15 करोड़ के करीब तो वहां से इधर पहुंचेंगे। अच्छा, तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान हो गया हमारा 1940। फिर उसके बाद अगला लिखिए क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल, ये लिखिए 1942। हो गया Yes, क्रिप्स प्रपोजल 1942। कितने इंसिडेंट अब तक? 32. 32. 32। देन लिखिए Second अगला, World War. हाँ वो 39 में है, 1989 में, बीच में मिस हो गया। अगर आप लोग के पास जगह है बीच में बच रही तो लिख दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। वहां कहीं बीच में जगह है तो वो छूट गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतना हमारा, ठीक है लिख दो उसको ऐसे। देन उसके बाद लिखो क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो अब आप देखो कि कब से हम ब्रिटिशर्स लड़ाई करते थे. रह रहे थे, लगभग लगभग मान के चलो 250 सालों तक, 250 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स के
डोमिनेंसी में रहते रहे। और 1942 में जाके हमने बोला भाई कि हमें भारत को क्या करो, आजाद करो पूरी तरीके से। तो कितना लेट जाके हमको लगा कि अब हमको इनको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, उसके पहले ध्यान रखना, 1942 के पहले अगर मैं बात करूं तो एक रावी नदी किनारे जो है एक कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ था, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत ब्रॉड लेवल पे और ओपनली इसके पहले कभी हमने अपनी आजादी की डिमांड नहीं रखी। इसके पहले हम क्या मांगते थे ब्रिटिशर से, कोई आइडिया है आयुषी? ब्रिटिशर से हम क्या मांगते थे इससे पहले? अगर हम फ्रीडम नहीं मांगते थे तो क्या मांगते थे फिर? राइट्स मांगते थे। राइट्स, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स। जैसे ठीक, एग्जैक्टली फंडामेंटल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जगह दे ताकि हाँ, हम डिमांड कर सके। डिमांड कर, देखो सबसे पहले हम लोग जो है उनसे क्या मांगते थे, कोई वर्ड ऐसे गलत है, हम मांगते थे उनसे क्या, स्वराज। ठीक है, स्वराज भी ध्यान रखना आपके किस में है, स्टेजेस में है। यानी कि अगर मैं बोलूं स्टेज 1 का स्वराज का मतलब क्या था, जब शुरू शुरू में हमने मांगना शुरू किया तो हमने बोला कि हमको, जो हमने पढ़ा था ना पॉलिटी में, लोकल बॉडीज, यानी कि जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गई या आपके ये पंचायत हो गए, उनमें भी हमको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और हमको थोड़ी सी फाइनेंशियल पावर दी जाए। फिर स्वराज स्टेज 2 का आया, यानी कि कुछ सालों बाद हम स्टेज 2 में पहुंच गए। और स्टेज 2 में स्वराज के अंडर में हमने क्या मांगा कि अब लोकल जो बॉडीज हैं उनमें हमको हमारा यानी कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमको इसके साथ साथ जो सेंट्रल असेंबली है, यानी कि आज के पार्लियामेंट के टाइप की असेंबली, या जो उस समय के 11 प्रोविंसेस थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने 11 स्टेट बनाए थे, उसमें भी हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वो कह सकते हो हमारा स्टेज 2 था। फिर स्टेज 3 में हम लोग आए। ठीक है, स्टेज 3 में पहुंचे, जहां पे हमने क्या मांगा, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, ये क्या था भाई डोमिनियन स्टेटस? यानी कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस के बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक्स हो गए वो ब्रिटिशर्स को संभालने दो, हमको सारी चीजें हमको दे दो। हमने फिर ये मांगा डोमिनियन स्टेटस। और फिर आप कह सकते हो कि चौथी स्टेज में जाके हमने पूरा फुल फ्लैश क्या मांगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर है अरुण, आयशी, शिरवी? यस सर। ठीक है, अचानक से ऐसा नहीं सर, हुआ। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट को ही पूर्ण स्वराज बोलता है क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट को ही भारत छोड़ो आप कह सकते हो, पूर्ण स्वराज कह सकते हो, या अगस्त क्रांति बोल सकते हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कई जगह। ठीक है, अच्छा, जी सर। अगला आते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया ना स्टेजेस का हमारा, किस तरीके से हमने जो है मांगना उनसे शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि स्वराज से पहले क्या मांगते थे, जो स्वराज स्टेज 1 था उससे भी पहले हमने क्या मांगा था उनसे, एनी आइडिया? भाई स्टेज 1 में मांगा कि लोकल बॉडीज में हमको प्रेजेंटेशन दिया जाए, स्टेज 2 में मांगा कि हमको एमएलए वाला ये सब चीजें दी जाए, और स्टेज 3 में हमने बोला डोमिनिस्ट्रेटिव दिया जाए। तो स्वराज से पहले क्या मांगा होगा, स्टेज 1 से पहले? यानी कि आप कह सकते हो कि सॉल्ट पे अधिकार जैसा। सॉल्ट पे अधिकार। ठीक है, ठीक है, बट अभी जो जब आप किताबें पढ़ो तो समझ में आता है कि स्टेज 1 से पहले हमारी डिमांड ये थी कि द ब्रिटिशर्स शुड ट्रीट अस लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक अ एनिमल्स। वो करते थे हमें कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इनसाइड दिस प्लेस। ठीक है, चलो, क्विट इंडिया मूवमेंट है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग, फिर इसके आगे शुरू